आई होप आपने पहली स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देखी होंगी, दूसरी देखी होंगी, लेकिन ये तीसरी वीडियो हम अभी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर देखने वाले हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, क्वांटिफायर्स क्या होता है, इन सबको एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये जो भी कंसेप्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये कोर कॉन्सेप्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, और स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट है डेटा साइंस का। अगर आपको कोडिंग करते आती है, लेकिन अगर आपको ये कोर कंसेप्ट ही नहीं पता है कि ये वैल्यू आती कैसे है, तो वो उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। मतलब वो एक सरफेस लेवल की नॉलेज हो जाती है। आज हम थोड़ा डेप्थ में देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को। जो भी हमने पार्ट कवर नहीं किए थे वो पार्ट हम कवर करने वाले हैं। तो चलो, फिर से पीडीएफ है, मैं पीडीएफ के साथ आपको सिखाता हूँ, आपको लेके चलता हूँ पीडीएफ में। सो गाइस, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वेरिएबल। फिर हम आगे आगे डिस्क्रिप्ट क्वांटिटेटिव वेरिएबल देखेंगे, फिर क्वांटिटेटिव देखेंगे, कैटेगरिकल देखेंगे, रैंडम वेरिएबल देखेंगे, एंड सो ऑन हिस्टोग्राम देखेंगे। आज का वीडियो बहुत फैंटास्टिक होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में, बस देखते जाओ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेरिएबल से। द वेरिएबल इज दैट कैन टेक एनी वैल्यू। यानी कि आप ऐसा समझो कि मैंने कोई वेरिएबल बना दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी। जैसे एक वेरिएबल बनाया मैंने हाइट नाम से, और उसको मैंने क्या वैल्यू असाइन कर दी, 160 वैल्यू असाइन कर दी। मतलब फिर मेरा हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया मेरा वेरिएबल। हाँ, आप इसी VS कोड में भी कर सकते हो। जैसे हम पाइथन में और C++ में क्या बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ भैया, ए नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 9, बी नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10। इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। ए इज द वेरिएबल, बी इज द वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब वेरिएबल में आपको टू प्रकार की कैटेगरीज दिखेंगी, यानी दो प्रकार की आपको चीजें दिखेंगी यहाँ पे। पहली वैल्यू, जो पहली कैटेगरी है वेरिएबल की, उसे बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव, और दूसरी होती है कैटेगरिकल, जिसको हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। ठीक है। और क्वांटिटेटिव के अंदर दो टाइप आते हैं। पहला टाइप आता है डिस्क्रीट, और दूसरा टाइप आता है कंटिन्यूअस। इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट क्या होता है और इस क्वांटिटेटिव में कंटिन्यूअस क्या होता है। अब देखते हैं डिस्क्रीट। सो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, टेक कंप्लीट नंबर नॉट फ्रैक्शन। डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव मतलब क्या, कि वो एक पूरा कंप्लीट नंबर लेता है। जैसे आपको एग्जांपल से यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि ए हैव 5 रुपीज, मतलब ए के पास 5 रुपए है, 10 रुपए है, 20 रुपए है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए के पास या फिर बी के पास 5.3 रुपीज है, 5.3 रुपए है। ऐसा हम बोल नहीं सकते। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्ट क्वांटिटेटिव में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए के ए हैव 3 चिल्ड्रंस, ए के पास 3 बच्चे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ए के पास 3.3 बच्चे, 3.5 बच्चे। ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो जो भी ऐसा कंप्लीट नंबर में बोला जाएगा, जैसे चिल्ड्रन के केस में हो गया, जैसे रुपीस के केस में हो गया, फ्लैट के केस में हो गया, फ्लैट, किसके पास अगर फ्लैट है तो हम क्या बोलेंगे कि उसके पास 3 फ्लैट है, 2 फ्लैट है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे 2.5 फ्लैट है। तो ठीक है, इसे बोलते हैं हम डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव। और कंटिन्यूअस यानी कि क्या, यहाँ पे लिखा गया है कंटिन्यूअस में, टेक द कंप्लीट नंबर एज वेल एज द फ्रैक्शन और डेसिमल इज अलाउड। यानी कि कंटिन्यूअस में आप 16.3 भी बोल सकते हो, यानी कि फ्लोटिंग भी बोल सकते हो, और 15 भी बोल सकते हो, यानी कि इंटीजर भी बोल सकते हो। यानी कि कंटिन्यूअस एक्सेप्ट करता है दोनों को, डेसिमल को भी और फ्रैक्शन को भी और इंटीजर को भी। फ्रैक्शन ही डेसिमल है, आई नो, लेकिन मेरा बोलने का मतलब आपको ये है कि जो कंटिन्यूअस होता है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी चलते हैं, और ये जो है ना इंटीजर, ये भी चलते हैं। ए एज ऑफ ए इज 16.3। एज डेसिमल में हो सकती क्या, 100% हो सकती है। एज डेसिमल में हो सकती है। सो एज क्या हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एज ऑफ ए इज 16.3। एज हमेशा डेसिमल में हो सकती है। एज ऑफ बी इज 15, एज 15 भी हो सकती है ना। तो कंटिन्यूअस दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करता है। कौन सी दोनों वैल्यू, वो फ्लोट में भी एक्सेप्ट करता है और वो इंटीजर में भी एक्सेप्ट करता है। ये कोर कंसेप्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स के,
जो हमको कोडिंग देखने से पहले और डेटा देखने से पहले देखना जरूरी है। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे इतना थियरी पार्ट सिखा रहा हूँ। हम आगे देखते हैं फिर। अब हमने ये जो थी हमारी जो कैटेगरी थी, वेरिएबल के अंदर, क्वांटिटेटिव के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर, कंटिन्यूअस, ये जो था ये पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया है। अब हम कैटेगरिकल देखते हैं कि कैटेगरिकल क्या होता है। यहाँ पे मैंने उसकी अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है। टेक कैटेगरिकल वैल्यूज, जो भी ऐसी चीज है जिसके अंदर कैटेगरी होती है, जैसे जेंडर, जेंडर के अंदर दो कैटेगरी होती है, पहली होती है मेल, दूसरी होती है फीमेल। तो ये हो गई कैटेगरी। यहाँ पे जेंडर क्या हो गई, कैटेगरी। उसका मतलब होता है कैटेगरिकल वेरिएबल्स या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। और देखो बैंक, बैंक भी दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्राइवेट, दूसरी होती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बैंक क्या हो गया, बैंक हो गया तुम्हारा कैटेगरिकल या फिर क्वालिटेटिव। ठीक है, ये आसान कॉन्सेप्ट है बहुत। अब आते हैं रैंडम वेरिएबल पे। आपको अगर ये समझ में नहीं आया है, ये इतना यहाँ पे अगर नहीं, ये आपको समझने से पहले ही समझ लेना है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, एमएस पेंट पे बताता हूँ कि ये जो रैंडम वेरिएबल होते हैं ये क्या होते हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे थे। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब मान लो ये जो मैंने बक्सा बनाया यहाँ पे, ये फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है। आप इसे अभी ऐसा कंसिडर मत करो यार ये तो बक्सा है, ऐसा वैसा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसे कंसिडर करो। मैं रैंडम वेरिएबल अगर किसने पूछा आपको, और आपको मालूम होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सो मान लो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन किसे समझो, आप ये बॉक्स को एक फंक्शन समझो। ये फंक्शन के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये फंक्शन के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे वो पहले के एल्बर्ट आइंस्टाइन वो क्या करते थे, लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे कि ये केमिकल, इसमें केमिकल डाल दिया, उसमें से धुआं निकला। आप ऐसा समझो कि हमारी लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी में हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब कोई भी हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उसके दो रिजल्ट होते हैं भैया। एक तो हो सकता है कि वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पास हो जाए, और हो सकता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन की बात करती कि भैया न 999 बार फेल हुए, वो 999 बार या फिर 10,000 बार फेल हुए और एक बार पास हुए। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट में दो दो होते हैं ना, दो चांसेस होते हैं कि एक तो वो पास हो जाए, एक तो वो फेल हो जाए। सो मान लो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट की दो वैल्यूज आती है। अब जरूरी नहीं कि वो पास और फेल ही हो, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया है। वो 1 और 0 भी हो सकती है, वो यस और नो भी हो सकती है। लेकिन अब हम फिलहाल के लिए कंसिडर करते हैं कि वो क्या है। ये इसे जरा रहकर इरेज कर देता हूँ ताकि नहीं कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। इसे इरेज कर देता हूँ मैं, ये इसे इरेज कर दिया, ये हाँ। सो अगर एक्सपेरिमेंट हमारा पास हुआ तो मैं इसे वैल्यू असाइन कर दूंगा 1, और अगर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा 0। दैट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। आपको वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी नजर आ जाएगा। एक फंक्शन है, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, रिजल्ट एक तो हाँ आएगा भैया, एक तो नो आएगा। अगर हाँ आ जाए तो असाइन कर दो 1, और ना आए तो असाइन कर दो 0। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, रियल लाइफ एग्जांपल है टॉस। मान लो मैंने टॉस किया, फंक्शन है ये, ठीक है। मान लो ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ये इतना फंक्शन है। ये फंक्शन के अंदर मैंने दो एक्सपेरिमेंट किए, पहला किया हेड का, दूसरा किया टेल का। मतलब एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो, टॉसिंग अ कॉइन। अब कोई भी टॉस आप करते हो तो भैया दो ही चीज आ सकती है, एक तो भारत आएगा, नहीं तो पाकिस्तान आएगा, छापा आएगा नहीं तो काटा आएगा, है ना। हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सो अगर हेड आता है तो मैं असाइन कर दूंगा 0, और टेल आता है तो असाइन कर दूंगा 1। बस इतना आपको समझने की आवश्यकता है रैंडम वेरिएबल में। और अगेन इसके भी दो प्रकार होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट यानी कि क्या, अगर आपको बोला जाए कि रैंडम वेरिएबल के अंदर
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? सो आप बोल देना जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, डिस्क्रीट यानी कि खाली कंप्लीट वैल्यू, जिसकी वैल्यू कंप्लीट हो, यानी कि टॉस करना, ठीक है ना, फेयर डाइस का एक्सपेरिमेंट करना, 1 से 6 पाड़ना, उसे बोलते हैं। और अगर आपको बोल दिया जाए कि रैंडम वेरिएबल के अंदर ही कंटिन्यूअस का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो हाँ, तो आपको बोल दिया जाए कि रैंडम वेरिएबल के अंदर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्या उदाहरण हो सकता है, तो आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट खोजना है जिसकी वैल्यू डेसिमल में भी आ सकती है और कंप्लीट में भी आ सकती है। जैसे कि कल का जो तापमान है वो 46.4 हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है कि वो 46 भी हो, ठीक है ना। कल का आपको तापमान बताने बोला है किसने, तो क्या हो सकता है, 46.4 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, दैट इज द कंटिन्यूअस रैंडम। अब देखो ये भैया से तो आप पहले भी मिले होंगे हिस्टोग्राम से, लेकिन जैसे कि मैंने मेरे कोर्स में देखा है उसका यही सीक्वेंस था, मैं उसी सीक्वेंस से आपको वैल्यू देने की ट्राई कर रहा हूं जैसे वैल्यू मुझे मिल रही है, ठीक है। उसमें एक एक भी मतलब मैं कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, जो मुझे वैल्यू मिली आपको डिलीवर करने में, ठीक है। चलो ओके, चार्जिंग लगाना था बस, लगा लिया। हिस्टोग्राम यानी कि क्या, ये आपका डेटा है, इस डेटा को वो ग्रुप में बांटता है, जो भी बोल रहा हूं उसे अच्छे से समझना। ये आपका पूरा का पूरा डेटा है, इस डेटा को ग्रुप में बांटा जाएगा जिसे हम कोडिंग में बीन्स बोलते हैं। पहला ग्रुप हो गया 10 से 20, दूसरा ग्रुप हो गया 20 से 30, तीसरा 40, 30 से 40, 50 से 60, ऐसा ये ग्रुप से। ओके, इसे रफ कर देता हूं ताकि मैं ये समझा सकूं। अब देखो पहला ग्रुप कौन सा है, 10 से 20, अच्छी से काउंट करो और मुझे बताओ कि 10 से 20 के बीच में इधर कितने वैल्यूज है। 10 के बीच में आप 10 से 20 के बीच में आपको यहाँ पे 5 वैल्यूज दिखेंगी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये आ गया ये। फिर 20 से 30 के बीच में, नहीं नहीं नहीं, 20 से 30 के बीच में नहीं, 21 टू 30 कितनी वैल्यूज है, यहाँ पे देखो 20 से 20 के बीच में 5 वैल्यूज, फिर 21 से 30, क्योंकि ऑलरेडी 20 कवर हो चुका था तो फिर से यहाँ पे 20 लेने की आवश्यकता नहीं आपको। 20 से 30 आपको 4 वैल्यूज मिलेंगी, तो 4 यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया। अब आपको देखना है 30 से 40 नहीं, 31 से 40 देखना है, क्यों, क्योंकि 30 ऑलरेडी कवर हो चुका था। फिर यहाँ से 41 से 50, 51 से 60 एंड सो ऑन। जितनी भी वैल्यूज आई है मैंने उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखो, और यहाँ पे ये 1 वैल्यू है, 60 से 61 टू 70 के बीच में आपको कितनी वैल्यूज दिखेंगी, खाली 1 दिखेंगी, एंड दैट इज 63। सो ठीक है, इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। ये मैंने पहले भी कवर करके दिया था मैंने आपको, इसलिए मैं ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर KDE अगर निकाल दिया जाए ना तो और बढ़िया हो जाएगा। KDE अगर मैंने यहाँ पे कर दिया वही KDE, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर, ये देखो मतलब कुछ इस प्रकार से, ऐसा कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर एकदम क्या करेंगे, एकदम रफ ग्राफ निकाल देंगे ऐसा, एकदम फ्री हैंड से, एकदम फ्री हैंड से निकाल देंगे आपको बताने के लिए। देखो मतलब ऐसा कुछ कुछ इस प्रकार से आपको मतलब शो कराने के लिए, एकदम एकदम आसाम से, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉल्ड हिस्टोग्राम। ओके, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे। अब हम हमको देखेंगे परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स, और हमारा ठीक है, ये आप ऐसा मत समझो कि हमको इतना बड़ा सीखना है। ये परसेंटाइल और क्वार्टाइल हमारा लास्ट का है, ये लास्ट का पार्ट है आज का हमारा वीडियो का, लेकिन इतना बड़ा इसलिए गया क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पे कैलकुलेशन करके दिए। चलो, अब ये परसेंटाइल आपने नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा इसका नाम, और आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका देता हूं। परसेंटाइल देखने से पहले परसेंटेज देखने पड़ते हैं। परसेंटेज क्या होता है, मान लो आपके पास ये डेटा है, आपको बोल दिया जाए ऑड नंबर के परसेंटेज बोलो, परसेंटेज ऑफ ऑड नंबर, तो टोटल नंबर्स ऑफ ऑड नंबर कितने, 4 है, टोटल वैल्यू 7 थी, इंटू 100 कर दिया, सो ये आ गया, इसको बोलते हैं हम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे डेटा में, पूरे के पूरे डेटा में इतने परसेंट वैल्यूज है ऑड नंबर की। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपको परसेंटेज पता ही होगा। परसेंटाइल क्या होता है, अब परसेंटाइल इज अ वैल्यू, डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, डेफिनेशन ही सब कुछ है, डेफिनेशन नहीं समझा कुछ नहीं समझा, तो डेफिनेशन अच्छे से समझो।
अब परसेंटाइल इज द वैल्यू, परसेंटाइल इज द वैल्यू, एक एक्स नाम की कोई वैल्यू आएंगी बिलो, एक्स के नीचे, विच सर्टन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट और लाई, लाई या फिर एग्जिस्ट। नहीं समझा, आगे चलते, आपको आगे आगे समझाता हूं। देखो अच्छे से फॉर्मूला देख लो पहले, नंबर ऑफ वैल्यू बिलो इट, जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है उसके नीचे कितने लोग हैं उसको काउंट करो, उसके नीचे वाई लोग हैं, ठीक है, जिसके नीचे वाई लोग हैं और वाई लोग पकड़ के, मतलब जितने आपको मान लो एक पर्टिकुलर नंबर का परसेंटाइल निकालना था, अब उसके नीचे वाई थे, उस बंदे के नीचे कितने कितने लोग रहते थे, वाई, वाई आपने लिख दिया, टोटल नंबर्स कितने थे, हाँ उसको पकड़ के भी, जिसके परसेंटाइल निकालने उसको पकड़ के भी, उसके नीचे वाले को भी पकड़ के भी, उसके ऊपर वाले को भी पकड़ के भी, वो थे एन, एन की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, जो वैल्यू आ गई दैट इज परसेंटाइल। उदाहरण से समझो, मान लो इस पूरे के पूरे डेटा में मुझे परसेंटाइल ऑफ 9 निकालना था, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 9 के नीचे वैल्यूज कितनी है, आप खुद मैन्युअली यहाँ पे गिनो, नहीं भी गिने कोई बात नहीं, मैंने पढ़ के करके रखा है यहाँ पे 10, 10 की वैल्यू पुट की, जिसके परसेंटाइल निकालने थे उसके नीचे कितनी वैल्यूज थी, 10, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी थी 14, मल्टीप्लाई कर दिया 100, आंसर कितना आया 71.42 परसेंटाइल। अब ये क्या बोल रहा है, ये 72.42 क्या बोल रहा है कि भैया पूरे के पूरे डेटा में, ध्यान से सुनना, पूरे के पूरे डेटा में 71%, 71.42% इतने लोग, इतने परसेंट 9 के नीचे, हाँ परसेंटाइल नहीं बोल रहा हूं मैं परसेंट बोल रहा हूं, हाँ अभी हमने परसेंटाइल देखा, लेकिन जैसे परसेंटाइल की वैल्यू निकल जाती है, परसेंटाइल की क्या वैल्यू निकली 71.42, अब ये वैल्यू हमको क्या बोल रही है कि 9 के नीचे इतने परसेंट एग्जिस्ट करते हैं, जो 9 के नीचे लोग हैं वो इतने परसेंट है, इट सेज दैट 71.42 परसेंटेज ऑफ एंटायर डेटा एग्जिस्ट बिलो वैल्यू 9, यानी 9 के नीचे इतने परसेंटाइल, इतने परसेंट लोग हैं, परसेंट लोग हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाइस वर्सा केस भी लिखा है मैंने, मान लो अगर आपको बोल दिया जाए, अभी तो मैंने आपको बोला कि 9 के परसेंटाइल निकालो, 9 के परसेंटाइल निकालो, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए, आपको परसेंटाइल देके रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है, तो वो निकालेंगे कोई ये फॉर्मूला से, देखो यहाँ पे बोला है 25 परसेंटाइल ऑफ द डेटा इज, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओ, जो भी परसेंटाइल दिखे गए उसको ऊपर लिखो और डिवाइड बाय 100, ये नीचे लिखा 100, और n+1, n क्या रहेंगी, जो भी मेरा पूरा का पूरा डेटा है उसकी लेंथ, इसकी लेंथ थी 14, इसे रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ तो अच्छा रहेगी, इसके पूरे के पूरे जो डेटा की लेंथ कितनी थी 14 थी, तो 14 में एक प्लस कर दिया तो 15, तो आ गया 3.75, ठीक है 3.75 आ गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि मेरे 25 परसेंटाइल ऑफ द डेटा इज 3.75 है, मैं ऐसा कदापि नहीं बोल सकता हूं कि जो मेरा 25% है डेटा का वो ये है 3.75, क्योंकि 3.75 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को, इन दोनों को लेना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, वैल्यू आएंगी 3.5, अब मैं बोलूंगा कि हाँ 3.5 जो है वो 25% है ऑफ डेटा, यहाँ पे टाइल लिखा है, टाइल को इग्नोर करो, 25% लिखना था मुझे, 25%, 3.5 25% है पूरे के पूरे डेटा का, ठीक है, हाँ। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स। एक बॉक्स प्लॉट का मैंने वीडियो बनाया था, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था वो, उस बॉक्स प्लॉट को मैंने कैसे ड्रॉ किया है
ये बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है इसकी फुल टू ऑन समरी दी थी, बहुत ही अच्छी से पढ़ाया था मैंने, जाके उस वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है उस वीडियो का। तो उन लोगों के लिए रिवीजन है और जो नए लोग हैं उनके लिए नई चीज है। माइंड में एक चीज, हम क्वार्टाइल्स देखते हैं अभी, क्वार्टाइल्स सबसे पहले देख लो। जो क्वार्टाइल 1 होता है वो होता है 25% ऑफ डेटा, क्वार्टाइल 2 होता है वो 50% ऑफ डेटा होता है, और क्वार्टाइल 3 होता है 75% ऑफ डेटा। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो ये क्वार्टाइल 1 होता है ये होता है लोअर हाफ। लोअर हाफ यानी कि क्या, कि जितनी भी लेंथ है इस डेटा की, उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। सो मान लो डिवाइड बाय 2 यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ये देखो, ये डेटा को मैं 2 भागों में बांट देता हूं, डेटा को 2 भागों में बांट देता हूं, विभाजित कर देता हूं। ये वैल्यू होती है Q1 की, ये वैल्यू होती है Q3 की। इसको बोलते हैं हम लोअर हाफ, इसको बोलते हैं हम अपर हाफ। ये उन लोगों को बहुत अच्छी से समझ रहा होगा जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है एक, ये देखने से पहले वार्न कर लेता हूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखी गई थी उसको देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं जाना है तो यहाँ पे अच्छे से सुनो और अच्छे से बताता हूं। क्वार्टाइल 1 25% ऑफ डेटा होता है, या क्वार्टाइल 1 लोअर हाफ होता है। अब ये लोअर हाफ क्या होता है, पूरे डेटा को 2 भागों में विभाजित कर दो। जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं Q1, उसका जो मीडियन होता है वो होता है Q1, और जो दूसरा पार्ट है उसका जो मीडियन होता है वो होता है Q3, और जो Q2 होता है उस ये पूरे के पूरे का मीडियन होता है, ये पूरे के पूरे का जो Q2 होता है ये पूरे का पूरे का मीडियन होता है। ठीक है, हम आगे आगे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आपको क्लैरिटी मिलती जाएंगी। अब यहाँ पे ऊपर 3 मतलब देखो मेरे को क्या करना था, ये 3 के बाद ये 3 लिखना था, और इस 3 के बाद ये 4 है, तो ये कंसिडर करके चलो। मैंने Q1 कितना बोला, 25 परसेंटाइल ऑफ डेटा। तो फॉर्मूला क्या था, जो परसेंटाइल है डिवाइडेड बाय 100 इंटू n+1, वैल्यू आती है 3, यानी कि थर्ड पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो मिलेगा हमको Q1। थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है, तो थर्ड पोजीशन पे कितनी वैल्यू है, 1 2 3, यस 1 2 3 2, यस यहाँ पे आना चाहिए था 2। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे गाइस 5th पोजीशन आएगा, 5th। अगर आप 25 डिवाइडेड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय 20 करते हो ना, तो यहाँ पे आपको थर्ड पोजीशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 5th पोजीशन। तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। अब इस पूरे के पूरे डेटा में आप 5th वैल्यू ढूंढो क्या है। सो 1 2 3 4 5, सो ये हमारा Q1 है। ओके, हाँ अब हम Q2 देखते। Q2 हमारा 50 परसेंटाइल ऑफ डेटा है, तो वही फॉर्मूला लगा हुआ, परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 इंटू n+1। तो आंसर मिलेगा आपको 10th, 10वीं पोजीशन। यहाँ पे 10वीं पोजीशन अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5। ओके, ये देखो 5 इसका Q2 की वैल्यू है 5, ठीक है। और ये 73, ये आई एम रियली सॉरी Q3 75 परसेंटाइल ऑफ डेटा। तो आपको मिला यहाँ पे 15 पोजीशन, और 15 पोजीशन पे यहाँ पे 7 वैल्यू थी, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 7। ओके, हाँ अब देखो हमको IQR निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिक, कुछ तो होता है यूनिक क्वार्टाइल रेंज, ऐसा कुछ तो IQ यूनिक ऐसे कुछ नाम होता है, क्वार्टाइल रेंज इसका कुछ नाम होता है ऐसा। लेकिन इसका फॉर्मूला मुझे भी इतना मतलब फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन कैसे कैलकुलेट करना है ये पता है। Q3 माइनस Q1 इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको हमने माइनस करा, हमको वैल्यू मिल जाएंगी 4, हमको वैल्यू मिल जाएंगी 4। सो एक्चुअली में इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, ये तो आपने अभी डिस्क्रिप्शन में वीडियोज आए होंगे उसको तो देखा होगा, आई होप ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ।
लेकिन ठीक है, नहीं भी देखी होंगी तो यहाँ पे समझो। ये टेक्निक को इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है ताकि हम आउटलायर्स को बाहर निकाल सके। फिर से बता रहा हूं, ये टेक्निक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा डेटा बैलेंस हो जाए, एक बैलेंस हो जाए हमारा डेटा, और उसमें जो आउटलायर्स है उनको मैं बाहर फेंक दूं। आउटलायर क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, उनकी टेंशन मत लो। देखो, आउटलायर निकलने की कंडीशन है, अगर ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, इससे छोटा अगर कोई आ गया सो वो आउटलायर। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, इससे बड़ा कोई आ गया तो वो आउटलायर। ठीक है। हाँ, लोअर फेंस हमने कैलकुलेट करा, Q1 की वैल्यू पुट करी, IQR हमारा कितना आया था, दैट इज 4, वो 4 आया था, और इंटू 1.5 हमको करना पड़ता है मल्टीप्लाई करा, -3 आया यहाँ पे और 13 आया यहाँ पे। -3 से छोटे वाले आउटलायर होंगे और 13 से बड़े आउटलायर होंगे। वैल्यू स्मॉलर देन 3 एंड बिगर देन 13 इज एन आउटलायर। अब हमने डेटा में जाके देखा, सो हमें दिखा कि जो -3 से छोटा तो कोई नहीं था, सबसे छोटा तो 1 था। ठीक है, मतलब -3 से छोटा कोई नहीं है, लेकिन हाँ 13 से बड़ा 27 है, तो 27 इज एन आउटलायर। ओके, इज एन आउटलायर। देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने, 27 इज लार्जर देन 13 इज एन आउटलायर। अब हमने क्या करा, ये हमारा पूरा का पूरा डेटा फिर से लिखा, ये जो हमने जो था ना, ये पूरा का पूरा डेटा एक बार फिर से लिखा, लेकिन इस बार हम 27 को कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारा डेटा खाली इतना ही रहेगा, इतना बस। पहले 19 वैल्यूज थी, अब 18 वैल्यूज रहेंगी, क्योंकि हमने अब बाहर फेंक दिया 27, अब हमारे रेंज में नहीं है। वो धोखेबाज है, इसलिए हमको उसने बाहर निकाल दिया, हमने उसको बाहर निकाल दिया। मिनिमम वैल्यू आती है 1। Q1 की वैल्यू हमने निकाली थी 3। इस पूरे का अगर आप मीडियन निकालो, ये 27 को मत गिनना, इस पूरे का अप टू 9 अगर आपने मीडियन निकाला तो आपको मिलेगा 5 + 5 डिवाइड बाय 2, तो आपको मिलेगा 5। Q7 की वैल्यू Q3 की वैल्यू ये, और मैक्सिमम वैल्यू 9। और यही डेटा का इस्तेमाल करके, जिसको हम बोलते हैं 5 नंबर ऑफ समरी, इसको हम इस्तेमाल करते हैं बॉक्स प्लॉट निकालने में। देखो, मिनिमम कितना होना चाहिए, 1। ये देखो चालू कहां से होगा, ये 1, ये मिनिमम 1, ये मिनिमम 1। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 9, मैक्सिमम होना चाहिए 9। ये देखो ये 9, इसके बीच में एक रेखा पड़ जाएंगी, मतलब एक लाइन आ जाएंगी। Q1 की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा मीडियन, और ये आ जाएगा Q3, और इनको जोड़ दिया जाएगा, ये बन जाएगा हमारा बॉक्स प्लॉट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी जरा सा भी डाउट होगा इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो कि मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया है, मुझे ये नहीं समझ में आया, क्या है। मैं उस पर आपको क्लैरिटी देने की मेरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप मैं तभी कर सकता हूँ आपकी मदद, जब आप मुझे बताओ कि मेरे को ये मदद चाहिए है और मेरे को ये कंसेप्ट समझा नहीं है। तो मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें नया कंसेप्ट भी डाल दूंगा, और आपका जो डाउट है उसे भी मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होंगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।